मैं पुणे के एक कॉलेज में पढ़ता था और बाकी स्टूडेंट्स की तरह मैं भी हॉस्टल में रहता था। हमारा हॉस्टल एक पुरानी 3 मंजिला बिल्डिंग थी। बाहर से ठीक ठाक दिखती थी, लेकिन अंदर कुछ अजीब सा माहौल रहता था। दीवारों पर नमी जमी रहती थी। लकड़ी के दरवाजों से पुराना सड़न जैसा बदबू आती थी और रात को तो इतना सन्नाटा हो जाता था कि अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई देने लगती थी। मेरा कमरा था दूसरी मंजिल पर, रूम नंबर 203। हमारे कमरे के ठीक सामने था रूम नंबर 204, जो हमेशा बंद रहता था। उस पर एक मोटी जंजीर और पुराना पीतल का ताला लगा था। सीनियर लड़के बताते थे कि उस कमरे में पहले एक लड़का रमेश रहा करता था। उसने परीक्षा के दौरान वहीं खुदकुशी कर ली थी। तब से वो कमरा बंद कर दिया गया था। हम सब ने इसे हॉस्टल की फालतू अफवाह समझा था। हर हॉस्टल में ऐसी कोई कहानी होती ही है, लेकिन वो सोच उस रात के बाद बदल गई। नवंबर की एक ठंडी रात थी। करीब 1:15 बज रहा था। मेरा रूममेट अर्जुन गहरी नींद में सो रहा था और मैं अब भी नोट्स देख रहा था। तभी बिजली चली गई। मैंने फोन का टॉर्च ऑन किया और किताब पर रोशनी डाली। तभी हल्की सी टिक 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 की आवाज आई। आवाज सामने वाले कमरे रूम 204 से आ रही थी। मैं कुछ सेकंड तक सुनता रहा। वो आवाज ऐसे थी जैसे कोई उंगलियों से दरवाजे पर हल्के से ठकठका रहा हो। पहले लगा शायद चौकीदार हो, लेकिन जब मैंने दरवाजे की झिड़ी से झांका, सामने वाला कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। फिर वो ठकठकाने की आवाज खरोंचने जैसी हो गई, जैसे कोई अपने नाखून दरवाजे पर रगड़ रहा हो। मैंने धीरे से अर्जुन को जगाया। सुन, तू ये आवाज सुन रहा है? वो नींद में बड़बड़ाया। शायद चूहा होगा। पर वो आवाज चूहे की नहीं थी। वो बहुत धीमी, बहुत इरादतन थी। हम दोनों दरवाजे के पास जाकर सामने वाले कमरे को देखने लगे। तभी ठक 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 3 हल्के पर एकदम साफ नॉक हुई और फिर एक धीमी सी आवाज आई, अर्जुन। वो नाम उसके मुंह से निकल गया। वो किसी लड़की की नहीं थी, न किसी आदमी की। वो आवाज मानो अंदर से निकल रही थी, उसी बंद कमरे के भीतर से। अर्जुन एकदम सख्त हो गया। उसके चेहरे से सारा रंग उड़ गया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, भाई, तूने भी सुना? अचानक अंदर से एक जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम, जैसे किसी ने पूरी ताकत से दरवाजे को भीतर से लात मारी हो। हम दोनों पीछे हट गए। उस आवाज से पूरा कॉरिडोर गूंज उठा। उसी वक्त बिजली वापस आ गई। ट्यूबलाइट टिमटिमाई और मैंने देखा ताला अब भी वैसे ही लटका हुआ था। अगले दिन हमने ये बात वार्डन को बताई। उसने हंसते हुए कहा, अरे, तुम लोग ज्यादा पढ़ रहे हो, इसलिए दिमाग घूम गया है। पर उसी शाम सफाई करने वाली आंटी रेखा दीदी ने हमें एक तरफ बुलाया और धीमी आवाज में बोली, बेटा, उस कमरे का नाम भी मत लो रात को। हर साल कोई ना कोई सुनता है दरवाजे पर दस्तकें। वो लड़का अभी गया नहीं। अर्जुन ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिनों बाद उसमें भी बदलाव दिखने लगा। वो रात में सोते वक्त अपने पास एक छोटा आईना रखता था। एक दिन उसने कहा, जब भी आईने में देखता हूं ना, कोई मेरे पीछे खड़ा रहता है, गला नीला पड़ा हुआ। उसके 1 हफ्ते बाद ही उसने रूम बदलवा लिया। मैं अकेला रह गया और हर रात जब हॉस्टल में सन्नाटा फैल जाता, कभी कभी मुझे भी वही थक 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 की आवाज सुनाई देती थी, बिल्कुल धीरे लेकिन साफ। वो दरवाजा अब भी बंद है, ताला वहीं लटका है, लेकिन जो चाबी कभी उस ताले में लगी थी वो आज तक नहीं मिली। कभी कभी लगता है वो दरवाजा किसी के खुलने का इंतजार कर रहा है, किसी ऐसे के जो अंदर झांकने की हिम्मत करे। मैं जयपुर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। दूसरे साल जब क्लासेस शुरू हुई तो मैंने अपना पुराना हॉस्टल छोड़कर एक नया हॉस्टल ज्वाइन किया। एकदम मॉडर्न बिल्डिंग, अच्छी साफ सफाई, सीसीटीवी कैमरे, 24 घंटे लाइट और वाईफाई। पहले कुछ दिन तो सब कुछ परफेक्ट लगा, लेकिन जल्दी ही एहसास हुआ कि इस हॉस्टल की रातें बाकी जगहों जैसी नहीं थी। रात के 12-1:30 बजे के बाद पूरा हॉस्टल अजीब तरह से चुप हो जाता था। कोई लड़का हंसता नहीं, कोई बात नहीं करता। बाहर के कुत्ते तक भौंकना बंद कर देते थे। वो सन्नाटा ऐसा होता था कि अपने दिल की धड़कन तक सुनाई देती थी। मैं और मेरा रूममेट कुणाल ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे, रूम नंबर 109।
जो बिल्कुल आखिरी में था, बिल्डिंग के पीछे वाले हिस्से में। हमारे कमरे की खिड़की के बाहर अधूरी बनी दीवारें और खाली मैदान था। उस तरफ हॉस्टल का कंस्ट्रक्शन अभी पूरा नहीं हुआ था। पहला हफ्ता नॉर्मल रहा, लेकिन 8वें दिन कुछ ऐसा हुआ जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। उस रात करीब 2:15 पर मेरी नींद अचानक खुल गई। कमरे में अंधेरा था और मुझे लगा शायद किसी के चलने की आवाज आई है। स्लैप स्लैप स्लैप, ऐसा लग रहा था जैसे कोई नंगे पैर कॉरिडोर में चल रहा हो, धीरे धीरे, बहुत ही धीमी चाल। मैंने सोचा शायद सिक्योरिटी गार्ड होगा जो चेकिंग कर रहा है, पर कदमों की आवाज रुक गई बिल्कुल हमारे कमरे के बाहर। और फिर टप 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 3 बार दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मैंने कांपते हुए कुणाल को जगाया। भाई, कोई दरवाजे पर है। वो गहरी नींद में था, उसके कानों में हेडफोन लगे हुए थे। मैं धीरे धीरे उठकर दरवाजे के पास गया। तभी एक हल्की सी आवाज आई, बहुत कोमल, जैसे किसी छोटे बच्चे की। भैया, पानी मिलेगा क्या? मैं ठिठक गया। बच्चा? इस हॉस्टल में तो कोई बच्चा रहता ही नहीं था। आवाज फिर आई, भैया दरवाजा खोलो। इस बार टोन अलग था, सीधा साधा नहीं, फीका, बिना किसी भाव के। मैं डरते हुए झिरी से झांका। कॉरिडोर में कोई नहीं था, सिर्फ ट्यूबलाइट की झिलमिलाती रोशनी और खाली रास्ता। उस वक्त मेरी रीढ़ तक सिहरन दौड़ गई। तभी कुणाल अचानक नींद से उठा, हांफते हुए बोला, भाई तूने सुना? मैंने जवाब देने ही वाला था कि फिर थक 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 की आवाज आई, लेकिन अब खिड़की की तरफ से। हम दोनों ने एक साथ खिड़की की ओर देखा। पर्दे हल्के हल्के हिल रहे थे, जबकि शीशे पूरी तरह बंद थे। कुणाल ने मोबाइल का फ्लैशलाइट ऑन किया और खिड़की पर रोशनी डाली, और अगले ही पल हम दोनों के दिल रुक गए। खिड़की के शीशे पर एक चेहरा चिपका हुआ था, सफेद, पतला, आंखें बड़ी और सूजी हुई। वो हमें एकटक देख रहा था, बिना पलक झपकाए, बस 1 सेकंड के लिए, फिर गायब। कुणाल खिड़की तक भागा और बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। बाहर बस अधूरी दीवारें थीं और हवा का हल्का झोंका। सुबह होते ही हमने ये बात वार्डन को बताई। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, रात में जागना बंद करो। इस जगह पर पहले सरकारी हॉस्पिटल था। पुरानी बिल्डिंग तोड़कर यह हॉस्टल बनाया गया है। अजीब बातें होती हैं यहां। उसके बाद कई रातें हम दोनों जागते रहे। फिर एक दिन रात के करीब 1:45 हमने ऊपर छत से आवाज सुनी, भारी भारी कदमों की, जैसे कोई जंजीर घसीटते हुए चल रहा हो। हमने मोबाइल से रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन हर बार रिकॉर्डिंग में सिर्फ स्टैटिक नॉइज आया। एक बार जब हमने ध्यान से सुना, बीच में बस इतना साफ सुनाई दिया, रूम 109। उसके बाद हमने कमरे बदलवा लिए। कुछ महीनों बाद सुना एक नया लड़का उस कमरे में शिफ्ट हुआ था। एक रात वो अचानक गायब हो गया। सीसीटीवी फुटेज में बस इतना दिखा कि वो 2 बजे बैक एग्जिट की तरफ जा रहा था। फिर कोई नहीं जानता वो कहां गया। आज भी वो कमरा बंद है। बोला जाता है मेंटेनेंस चल रहा है, लेकिन हॉस्टल में रहने वाले लड़के जानते हैं, कुछ रातों में जब कॉरिडोर की लाइट झिलमिलाती है तो खिड़की के पास एक छोटा सा साया दिखता है, जैसे कोई बच्चा अभी पानी मांगने आता हो। मैं ये कहानी आज भी याद करता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह लगभग 3 साल पुरानी बात है, जब मैं मुंबई के एक पुराने हॉस्टल में रह रहा था। वो हॉस्टल किसी जमाने में एक सरकारी अस्पताल हुआ करता था। बाद में उसे कॉलेज हॉस्टल में बदल दिया गया था। कहने को तो इमारत की मरम्मत हो चुकी थी, लेकिन उसकी दीवारों में अब भी एक अजीब सी नमी और डर का एहसास था। मुझे रूम नंबर 309 मिला था, हॉस्टल के आखिरी कोने में, जहां से पीछे की तरफ एक सुनसान मैदान दिखता था। रात के वक्त वहां अजीब सी खामोशी रहती थी, जैसे कोई हवा नहीं, बस सन्नाटा। पहले दिन सब ठीक था। कमरे में मेरा और मेरे दोस्त रघु का बिस्तर था। हम दोनों इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे और हॉस्टल में बस कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुए थे। पहली रात जैसे तैसे निकल गई, लेकिन दूसरी रात से कुछ अजीब शुरू हुआ। रात के करीब 2:30 अचानक मेरा नींद खुली। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कमरे का दरवाजा धीरे से खटखटाया हो। मैंने सोचा शायद रघु होगा,
लेकिन वो तो मेरे पास ही सो रहा था। मैंने आधी नींद में कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं मिला। मैं फिर से लेट गया, लेकिन 2 मिनट बाद वही धीरे धीरे 3 बार खटखटाने की आवाज आई। टक टक टक। इस बार मैं उठा, टॉर्च ली और दरवाजे की तरफ गया। दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, बस खाली कॉरिडोर जिसकी लाइट झपक रही थी। हवा भी नहीं चल रही थी, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी गुजरा हो। मैंने सोचा शायद कोई हॉस्टल का प्रैंक होगा, लेकिन रघु जाग गया था। वो बोला, भाई मैंने भी सुना था, कोई नॉक कर रहा था। हम दोनों ने पूरी रात लाइट जलाकर सोया। अगली सुबह जब वार्डन को बताया तो वो बस मुस्कुराए और बोले, रूम 309। अरे वो पुराना कमरा है, पहले वहां कोई नहीं रुकता था। हमने पूछा क्यों? उन्होंने बस इतना कहा, पहले उस कमरे में कुछ हादसा हुआ था, और फिर चुप हो गए। हमने ज्यादा नहीं पूछा, लेकिन दिमाग में सवाल घूमता रहा। उस रात फिर वही हुआ। करीब 3 बजे फिर वही खटखटाने की आवाज, लेकिन इस बार साथ में धीरे धीरे किसी के चलने की आहटें भी थी। कमरे के बाहर कोई घूम रहा था। मैंने हिम्मत की और दरवाजा खोला। कॉरिडोर में अंधेरा था, बस आखिरी कोने से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैंने टॉर्च उस तरफ मारी तो दीवार पर किसी की परछाई दिखी, जैसे कोई खड़ा हो। मैं भागकर वहां पहुंचा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। बस जमीन पर पुराने सर्जिकल ग्लव्स पड़े थे, जो किसी जमाने में अस्पताल के होंगे। अब डर बढ़ने लगा था। रघु ने कहा, चलो कमरा बदलवाते हैं। हम अगले दिन वार्डन के पास गए। उन्होंने कहा, सभी रूम फुल हैं, हफ्ते भर रुकना पड़ेगा। हम मजबूर थे। उस रात मैं सो नहीं पाया। करीब 3:15 पर अचानक मेरे बिस्तर के नीचे से घिसटने जैसी आवाज आने लगी। श्श, श्श। मैं जम गया, धीरे से झांका। वहां अंधेरा था। मैंने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और मेरी रूह कांप गई। वहां किसी का खून से सना हुआ हाथ जमीन पर पड़ा था। मैंने चीख मारी, रघु उठ गया। हम दोनों ने टॉर्च मारी, लेकिन अगले ही सेकंड वो हाथ गायब था। सिर्फ फर्श पर गीले निशान थे, जैसे कोई अभी अभी वहां से रेंग कर गया हो। अब तो हमें यकीन हो गया कि यह जगह सामान्य नहीं है। अगले दिन हम हॉस्टल से बाहर किसी लॉज में चले गए। 3 दिन बाद हॉस्टल वापस गए सामान लेने। वहां एक पुराना चौकीदार बैठा था। हमने उससे पूछा, रूम 309 में क्या हुआ था? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, साहब, जब यह हॉस्टल अस्पताल था, उस कमरे में एक नर्स रहती थी। संध्या नाम था उसका। एक रात ओटी में हादसा हुआ और एक मरीज मर गया। लोग कहते हैं उस मौत के बाद संध्या ने उसी कमरे में खुद को बंद कर लिया था और सुबह तक वो नहीं रही। वो बोला, उसके बाद से जो भी वहां ठहरता है, रात को दरवाजे पर वही 3 बार दस्तक सुनता है, टक टक टक, जैसे वो अब भी किसी को अंदर बुला रही हो। हमने उस दिन अपना सारा सामान वहीं छोड़ दिया, कभी वापस नहीं गए। पर आज भी जब हॉस्टल के दोस्तों से बात होती है तो कोई ना कोई कहता है, रात को 3 बजे रूम 309 के बाहर किसी ने फिर खटखटाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। और बस आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक करें और कहानी को हाइप भी जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।